हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर, पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। दिसंबर 2023 के लिए फ्री बैच ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट होती हैं। पीडीएफ नोट्स इंग्लिश और हिंदी में प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। डेली मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है, वो भी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों चैनल्स पे अवेलेबल है। पीडीएफ्स के लिए या कितना भी थ्योरेटिकल मटेरियल या क्विजेस की फाइल्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर लो। जैसे कि आपको पता है, हमारा बिजनेस पेपर नंबर 2 कॉमर्स की यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस की चल रही है, और उसमें जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है रिस्क रिटर्न एनालिसिस का। सो बिना टाइम वेस्ट हुए डायरेक्ट पेज नंबर 155 के अप्रॉक्स ये हमने आज कर लिया था। ये सारा कुछ हो चुका है। रेजिडुअल थ्योरी भी कर ली थी हमने। हाँ, हमने करना है रिस्क रिटर्न एनालिसिस। देखो, जो ये रिस्क रिटर्न एनालिसिस है ना, ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फाइनेंस में। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इसमें हम रिलेशनशिप होती है ना, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे और जो उन इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क एसोसिएटेड है, उन दोनों में जो रिलेशनशिप है हम उसको असेस करते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एनालिसिस के थ्रू। मतलब कहने का सिंपल फंडा है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट में पीछे हमारा लक्ष्य यही होता है हमें रिटर्न्स मिले, ठीक है। और जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई तो रिस्क एसोसिएटेड उसके साथ होता ही है। सो जो हमारी रिटर्न्स हैं और जो हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क एसोसिएटेड, जब हम उसके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, दैट इज थ्रू रिस्क रिटर्न एनालिसिस। अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको टिपिकली क्या चाहिए? देखो, आप खुद अपने आप को सोचो, अगर आप इन्वेस्टर हो, आपने कहीं जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका मेन मुद्दा ये ना, हमें हायर से हायर रिटर्न्स मिले, चाहे आप जितना मर्जी रिस्क लेने को तैयार हो। तो यहाँ पे देखो, हायर यहाँ पे भी ना काइंड्स बन जाती हैं। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, जितना अगर आपको कोई कहे कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे आपके इन्वेस्टमेंट पे, बट उस इन्वेस्टमेंट में आपको कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, तो आप उसके तरफ डैम श्योर है जाओगे। क्योंकि हर इन्वेस्टर को टिपिकली बीइंग अ रेशनल इन्वेस्टर, उसे ये होता ही होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले। बट देखो, जो कई इन्वेस्टर्स कई रिस्क अवर्स होते हैं, कई रिस्क सीकर्स होते हैं। कई बंदे जो रिस्क अवर्स है वो नहीं भी चाहते ऐसे इन्वेस्टमेंट में जहाँ पे रिस्क लेवल्स बहुत ज़्यादा होंगे, चाहे बल्कि जितनी मर्जी वहाँ पे रिटर्न्स मिलती हो, ठीक है। सो अब कुछ की एलिमेंट्स आते हैं रिस्क रिटर्न एनालिसिस में। उसमें सबसे पहला आता है रिस्क का मतलब क्या है। देखो, बेसिकली वैसे तो आप सबको रिस्क पता है, यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट, आपको पता होगा रिस्क का क्या मीनिंग, पर फिर भी एक बार मैं करवा देता हूँ। जो रिस्क होता है ना, ये अनसर्टेनिटी और वेरिएबिलिटी का जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आपको मिलेंगी जब हम उसको कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ, देखो, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रही हो, इन्वेस्टमेंट करते टाइम एक आपके दिमाग में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होंगी कि भाई ये अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते तो इतना पैसा हम इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न हमें वापस मिलेगा। और बट जब एक्चुअल में रिटर्न्स आती हैं ना, तो उन दोनों में ना एक्सपेक्टेशंस में और जो आपकी एक्चुअल रिटर्न्स हैं उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं, वो अनसर्टेनिटी होती है, उसको हम रिस्क कहते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो रिस्क है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप लॉस सफ़र कर सकते हो, या आपकी एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे डेविएशंस हो सकती हैं। ये हमें रिस्क बताता है, मतलब ये चीज़ को रिस्क रिप्रेजेंट करता है। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपकी एक्चुअल रिटर्न्स अगर वो डेविएट कर जाती है आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न से, मतलब आपको लॉसेस होंगे, यानी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन जा सकती है, आपके चांसेस बन सकते हैं कि आपको लॉस हो। इस चीज़ को आपको रिस्क रिप्रेजेंट करके बताएगा। बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप्स के रिस्क होते हैं, जैसे मार्केट रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है, ऑपरेशनल रिस्क होता है। इससे अलावा बहुत सारी टाइप्स हैं। अब एक पेपर में क्वेश्चन आया था, मैचिंग का क्वेश्चन था। लिस्ट 1 में आपको टाइप्स दी थी रिस्क की, और लिस्ट 2 में उन्होंने कहा था बताओ कि ये रिस्क किसके साथ रिलेटेड है। देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क तब होता है जब आपकी इनएबिलिटी होती है टू पे इट्स ड्यूज ऑन टाइम, यानी जब कोई भी बंदा अपने ड्यूज टाइम पे नहीं दे पा रहा, मतलब अगर उसकी डेडलाइन है, डेडलाइन क्रॉस कर गई, बट उसने डेडलाइन के अंदर अपने ड्यूज को क्लियर नहीं किया, तो लिक्विडिटी रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड है। सेकेंड आता है बिजनेस रिस्क। ये जो आपके प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशंस आती है, मतलब कई बार प्रॉफिट ऊपर जाता है, कई बार नीचे जाता है, बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, कांस्टेंट रहता है, यानी जो फ्लक्चुएशंस प्रॉफिट में आ रही हैं, बिजनेस रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड होता है।
थर्ड आता है फाइनेंशियल रिस्क, फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर किन किन प्रोपोर्शन से बना है, कौन कौन सी सिक्योरिटी या सोर्सेज उसमें आ रहे हैं, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारे के सारे इस टाइप के रिस्क आपके, यानी जो बेसिकली फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड होता है उसे हम फाइनेंशियल रिस्क कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ड ही बताता है फाइनेंशियल सोर्सेज के साथ रिलेटेड। आगे आता है इन्फ्लेशन रिस्क, जब आपकी परचेजिंग पावर इनकम की हिलती है, यानी ये रिस्क परचेजिंग पावर जो आपकी इनकम की है उसके साथ एसोसिएटेड, इसे इन्फ्लेशन रिस्क कहा गया। मतलब मान लो अगर आपके पास 10 करोड़ रुपया है और आपको पता नहीं, मतलब 10 करोड़ की 10 साल बाद वैल्यू 10 करोड़ के बराबर नहीं करेगी, उसकी परचेजिंग पावर डैम श्योर रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। बेसिक दैट इज द सिनेरियो ऑफ इन्फ्लेशन रिस्क, ठीक है। आगे आता है मार्केट रिस्क। मार्केट देखो, जब वेरिएशंस आती है ना प्राइसेस में, अब ये क्यों स्पार्क होती है, जो वेरिएशंस प्राइसेस में आती हैं इनके कारण ये हो सकता है कि रियल सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इवेंट्स ले रहे हैं, मतलब आपकी रियल इन्वायरमेंट, आपकी रियल परचेजिंग पावर होगी, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किसी भी तरीके से कोई भी इम्पैक्ट डालते हैं और उस इम्पैक्ट के कारण अगर वेरिएशंस प्राइस में आ रही है तो यानी आप मार्केट रिस्क को फेस कर रहे हो। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल रिस्क, वैसे मैंने ऑलरेडी करा दिया, जो कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड होता है। अब एक आता है एक्सटर्नल बिजनेसेस, एक होता है इंटरनल बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क मैंने बता दिया जो आपका रिलेटेड है टू फ्लक्चुएशंस जो आपके प्रॉफिट में हो रही है। अब जो एक्सटर्नल बिजनेस का ये तब अराइज होता है जब आपकी जो ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं दैट आर कॉज्ड बाय कंडीशंस थ्रस्ट अपॉन द फर्म विच आर बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। मतलब कहने का सिंपल मतलब है ऐसी जो कंडीशंस जो फर्म के कंट्रोल के अंदर नहीं है, यानी वो कंडीशंस जब ऑपरेट करती हैं, उन कंडीशंस के ऑपरेट करने के साथ जो इम्पैक्ट आपकी वर्किंग कंडीशंस पे पड़ता है और जिससे यहाँ पे प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट होते हैं वो होता है एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट आता है इंटरनल बिजनेस रिस्क। ये बेसिकली एसोसिएटेड है कि फर्म की एफिशिएंसी कितनी है, कि वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ब्रॉडर इन्वायरमेंट जो उसके ऊपर पड़ गई है, मतलब जिस इन्वायरमेंट में फर्म ऑपरेट कर रही है, बीइंग द ब्रॉडर एस्पेक्ट, वो जो कंडीशंस इंपोज कर रही है उन कंडीशंस के अंदर अंदर फर्म कितनी एफिशिएंटली अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रही है, वो इंटरनल बिजनेस रिस्क बताता है, ठीक है, समझिए। अब यहाँ पे रिस्क तो हमने अच्छे से कर लिया, अब आता है रिटर्न क्या होता है। देखो रिटर्न बेसिकली गेन होगा या लॉस होगा, मतलब रिटर्न आपको आ क्या रहा है, आपको प्रॉफिट भी आ सकता है, आपको लॉस भी आ सकता है, यानी ये वो गेन और लॉस है जो जनरेट हो रहा है जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की है एक स्पेसिफिक पीरियड में। मान लो अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी कहीं पे, आपने अपना पैसा लगा लिया, इनिशियल आपने कॉस्ट बेयर कर ली, इनिशियल आउटले करके आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब आप जो इन्वेस्टमेंट से अगर तो आपको गेन हुआ तो वो भी रिटर्न है, अगर लॉस हुआ तो भी रिटर्न है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो और जो उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको मिल रहा है, चाहे वो गेन हो चाहे वो लॉस हो, दैट इज कॉल्ड द रिटर्न, ठीक है। सो रिटर्न्स को बेसिकली या तो परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है या कई बार एब्सोल्यूट अमाउंट में भी कर दिया जाता है। सो जो रिटर्न है ना वो अलग अलग सोर्सेज से आती हैं, जैसे डिविडेंड्स हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकता है, आपका स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा, आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन होगी, इवन रेंटल इनकम्स, आपने कई चीज़ें रेंट पे दी उससे आपको रेंटल इनकम्स हो सकती हैं। सो रिटर्न्स की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो हमेशा ट्राई करते हैं कि उनको पॉजिटिव रिटर्न्स ही आए, मतलब उनको प्रॉफिट्स ही हो, यानी अब जो ये पॉजिटिव रिटर्न्स पता है वो क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एज अ कंपेंसेशन काम करते हैं कि उन्होंने एक लंबे समय के लिए अपना एक मोटा अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट किया। अब आप वो देखो जितने टाइम के लिए उन्होंने अपना एक मोटा अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट किया, मतलब उतने टाइम के लिए वो अपना अमाउंट यूज तो नहीं कर सकते ना। इस चीज को कंपेंसेट करने के लिए इन्वेस्टर्स हायर रिटर्न्स को एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे आता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। अब जो ये आपका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है ना, ये बताता है हायर पोटेंशियल रिटर्न्स आर जनरली एसोसिएटेड विद हायर लेवल्स ऑफ रिस्क। ऑब्वियस बात है, देखो सीधा सीधा हिसाब है, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतने ही प्रॉफिट्स होंगे, उतने ही रिटर्न्स होंगे। सो ये जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है ना वो सीधा सीधा ये बताता है कि हायर लेवल की रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिलेंगी अगर वो हायर लेवल ऑफ रिस्क को बियर करते हैं। सो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, फर्स्ट सबसे पहले तो वो अपनी रिस्क टॉलरेंस को असेस करते हैं, मतलब कि वो ये देखते हैं वो कितना मतलब कंफर्टेबली कितना लेवल रिस्क का वो बियर कर सकते हैं, मतलब ये उसकी टॉलरेंस लिमिट है, इसके बियॉन्ड वो रिस्क को बियर कर ही नहीं सकते। उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या, मकसद क्या था, उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की क्यों थी और
टाइम हॉरिजॉन क्या, मतलब इन्वेस्टमेंट कितने लंबे समय के लिए किया। अब ये चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डिटरमाइन किया जाता है कि अप्रोप्रिएट बैलेंस रिस्क और रिटर्न के बीच में, वो हमें रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ ही बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्क मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन क्या होता है। देखो बहुत सारे मेथड्स और रेशियोज हैं जिनको यूज़ किया जाता है, मतलब अलग अलग मेथड्स अलग अलग रेशियोज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं जो हमारा इन्वेस्टमेंट रिस्क है। एक तो पहले उसको मेजर करने के लिए, फिर उसको इवैल्यूएट करने के लिए। अब जैसे अगर मैं बताऊँ तो इसमें अगर आपको मैं मेथड्स या रेशियोज की टाइप्स बताऊँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है, बेटा हो गया, वैल्यू एट रिस्क VAR हो गया, या शार्प रेशियो हो गया, ठीक है। यानी जो ये टूल्स है ना कहीं ये हेल्प करते हैं क्वांटिफाई करने के लिए और कंपेयर करने के लिए रिस्क जो एसोसिएटेड है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो के साथ। यानी देखो आपको इजीली ये तो पता चल जाएगा कि भाई इस इन्वेस्टमेंट में इतना रिस्क है, ठीक है। ये टूल्स और मेथड पहले उसको क्वांटिफाई करते हैं, यानी आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, फिर आप उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के साथ एसोसिएटेड है या अलग अलग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज के साथ एसोसिएटेड है, आप उनको कंपेयर करते हो। फिर आपको पता चलता है कि भाई इस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क है एज कंपेरिजन टू दूसरे इन्वेस्टमेंट में, और आप साथ के साथ रिटर्न्स भी देखते हो। सो जो आपको सबसे बेनिफिट लगे, जौन सा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आपको सबसे अच्छा लगे इन दोनों की फॉर्म में, रिस्क के भी और रिटर्न के भी, आप उसको चूज कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन क्या है। देखो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। जो डाइवर्सिफिकेशन है ना बेसिकली ना ये एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है। मतलब रिस्क देखो नो डाउट रिस्क होंगे, हम रिस्क को खत्म तो नहीं कर सकते बट उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, और उसी को मैनेज करने के लिए जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी वो है डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड कर देते हैं अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को एक एसेट पे नहीं लगाते, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके अलग अलग एसेट, मतलब हम अपना सारा पैसा थोड़ी थोड़ी प्रोपोर्शन में अलग अलग एसेट क्लासेस पे लगाते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में लगाते हैं, इवन अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में लगाते हैं ताकि हमें रिस्क रिड्यूस हो सके। अगर तो देखो आप एक ही एसेट क्लास में ज्योग्राफी रीजन में या सेक्टर में लगाओगे, अगर तो वो आपको प्रॉफिट दे गया तो वेल एंड गुड, बट अगर उसमें लॉस हो गया तो मतलब आपको एंटायर आपके इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो जाएगा। बट अगर यही चीज हमने डाइवर्सिफाई किया, अगर हमने अपना मोटा मॉडल अलग 10 चीजों में लगाया, तो अगर 3 चीजें लॉस भी दे रही हैं तो 7 चीजें तो आपको प्रॉफिट देंगी ना, यानी पॉजिटिव रिटर्न्स देंगी ना। सो यही बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन एज अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो आपके रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सो जब अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लेते हो तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो पोटेंशियली अपना जो एक्सपोजर है ना रिस्क के लेके, मतलब जो वो रिस्क को एक्सपोज कर रहे हैं, मतलब जो रिस्क वो फेस कर रहे हैं, खास करके स्पेसिफिक रिस्क, वो उनको लोअर कर देते हैं। मतलब अब देखो अगर उनकी इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन में डिवाइड हुई तो हर इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी प्रोपोर्शन में डिवाइड हो गया, मतलब उनका जो रिस्क के रिगार्डिंग एक्सपोजर है वो रिड्यूस हो गया, और यहीं से जो आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स है वो स्मूथ हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिलेंगी बदले में, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक लाइन आई थी पेपर में, पहले आप लाइन को पढ़ो। द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो कैन बी मिनिमाइज्ड बाय कंबाइनिंग 2 सिक्योरिटीज हैविंग परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इन देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। देखो डाइवर्सिफिकेशन में आगे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो का रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हो, अगर आप उसमें 2 ऐसी सिक्योरिटीज को कंबाइन करते हो जिनके बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है आप इन देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, यानी कि 2 सिक्योरिटीज आप ऐसे कंबाइन करो जिनकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है उनमें अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। देखो अगर आप 2 ऐसी सिक्योरिटीज जिनका जो मतलब अगर आपके ऐसी कोई 2 सिक्योरिटीज है जिनकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है उनमें परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, तो ये चीज आपको हेल्प करेगी कि आप अपने पोर्टफोलियो का रिस्क को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। यानी अगर एक सिक्योरिटी की रिटर्न डिक्लाइन होगी तो डैम श्योर है दूसरी सिक्योरिटी की रिटर्न इंक्रीज होगी, जिससे जो आपका ओवरऑल रिस्क का बैलेंस है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। मतलब अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा ना, मतलब एक अगर सिक्योरिटी की रिटर्न कम हुई तो दूसरी की भी कम हो गई, बट अगर नेगेटिव होगा तो अगर एक सिक्योरिटी की रिटर्न कम होती है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं बेसिकली, तो डैम श्योर है दूसरी सिक्योरिटी के रिटर्न्स इंक्रीज ही होंगे, जिससे बैलेंस आउट हो जाएगा, आपका ओवरऑल रिस्क भी बैलेंस हो जाएगा। समझिए, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो।
नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, when two securities returns are perfectly positively correlated, diversification does not provide risk reduction but only risk averaging। ये मैं आपको बता चुका। अगर दोनों सिक्योरिटीज की यानी जो आप अपने पोर्टफोलियो में जिसको आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, उसमें अगर आपकी ऐसी दो सिक्योरिटीज है, आप जिनको कंबाइन कर रहे हो, जिनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो अगर एक में आपकी एक सिक्योरिटी की रिस्क को रिटर्न मतलब रिड्यूस हुई तो डैम श्योर है दूसरी की भी रिटर्न रिड्यूस ही होगी, क्योंकि वो परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, जिससे आपका जो डाइवर्सिफिकेशन का पूरा एज अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ये काम नहीं करेगी, आपकी रिस्क रिडक्शन नहीं होगी। जस्ट क्या होगा, आप बस अपने रिस्क को एवरेज आउट कर रहे हो, समझिए। आगे वो एक और क्या कह रही है, व्हेन देयर रिटर्न्स आर परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड एंड द प्रोपोर्शनेट होल्डिंग्स इन द पोर्टफोलियो आर इनवर्सली रिलेटेड टू द रेलेवेंट इंडिविजुअल रिस्क, द टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर लो उसको। वो क्या करें, अगर तो जो आपकी सिक्योरिटीज हैं आपके पोर्टफोलियो में, जो उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, और जो उनकी प्रोपोर्शनेट होल्डिंग्स है पोर्टफोलियो में, मतलब जो उनकी प्रोपोर्शन है पोर्टफोलियो में वो सिक्योरिटीज की, वो इनवर्सली रिलेटेड है उनकी इंडिविजुअल रिस्क क्लास के साथ, तो जो आपका टोटल पोर्टफोलियो का रिस्क है ना वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। यानी कि एक तरफ जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं वो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड है, मतलब अगर एक कम होगी दूसरी डैम श्योर है इंक्रीज होगी, और जो उनकी प्रोपोर्शनेट है मतलब जो पोर्टफोलियो में उनकी प्रोपोर्शन है वो अगर इनवर्सली रिलेटेड है उनकी जो रिलेटिव इंडिविजुअल रिस्क क्लास है, तो जो आपका टोटल रिस्क है पोर्टफोलियो का वो खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है पोर्टफोलियो थ्योरी, जिसे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एमपीटी के नाम से भी जानते हैं। देखो जो ये पोर्टफोलियो थ्योरी है या जिसे आप मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कह सकते हैं, इवन इसे मीन वेरिएंस एनालिसिस भी कहा जाता है। अभी आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, पेपर में यानी एनटीए जानबूझ के अलग अलग नाम यूज करता है कि आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाए। देखो वो भी बिल्कुल अपनी जगह पे परफेक्ट है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी असिस्टेंट फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर, आपने पता नहीं कितने हजारों बच्चों को आगे पढ़ाना है, सो आपकी नॉलेज अप टू डेट होनी चाहिए। सो बेसिकली जो आपकी ये पोर्टफोलियो थ्योरी या एमपीटी या मीन वेरिएंस एनालिसिस है, इसका जो एम्फोसिस है वो यही है कि जो डाइवर्सिफिकेशन है उसे हम एज अ वे यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक सिस्टमेटिक होता है, अनसिस्टमेटिक होता है। यानी एमपीटी थ्योरी का इतना ही कहना है कि हम डाइवर्सिफिकेशन को यूज कर रहे हैं, तो उसका यूज करने का फायदा यही है कि हम अनसिस्टमेटिक रिस्क को रिड्यूस कर पाए। ठीक है, यानी कि अनसिस्टमेटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क है जिसको रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो जो फिर ये एमपीटी हुई, यानी जिसे हम मीन वेरिएंस एनालिसिस के नाम से जाते हैं, इसका एम्फेसिस यही है कि जो डाइवर्सिफिकेशन है हम उसको यूज करके अनसिस्टमेटिक रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने अभी आपको कहा दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक अनसिस्टमेटिक होता है, एक सिस्टमेटिक होता है। हम देखो अनसिस्टमेटिक रिस्क को रिड्यूस करना कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है ना, इसे हम बेसिकली स्पेसिफिक रिस्क, और इसका जो सबसे अनकॉमन नेम, मार्क माई वर्ड्स, ये नेम बहुत कम बंदों को पता है। देखो जो तो बुक्स को रट रहे हैं उनको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, इवन ये चीज़ें बुक्स में भी नहीं अवेलेबल है। सो जो अनसिस्टमेटिक रिस्क जिसे हम आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क के नाम से भी जानते हैं। देखो एनडीए जब पेपर में क्वेश्चंस डालता है ना, वो ऐसे नेम यूज करता है कि आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क क्या होता है। बच्चे ये कहते हैं पता ही नहीं, ये पेपर उन्होंने डाल कहाँ से दिया। देखो ऑलरेडी वो वही चीज़ें डाल रहे हैं जो आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में की है, और जो आप अपने सिलेबस में उनके मेंशन्ड है। वो कोई भी चीज़ न्यू नहीं डालते, बस आपकी प्रेपरेशन करने का तरीका वीक होता है। सो जो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है जिसे हम स्पेसिफिक रिस्क या आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क के नाम से भी जानते हैं, ये वो रिस्क है जो स्पेसिफिक है टू अ पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री। मतलब ये जो रिस्क होता है ना, ये एक पर्टिकुलर कंपनी ले लो जो इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, या अगर थोड़ा बड़ा लेवल कर ले तो वो पूरी इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक है। सो जो ये रिस्क है इसे एलिमिनेट किया जा सकता है। यानी ये ऐसी बात नहीं है कि हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं थ्रू, या अगर एलिमिनेट आप कंप्लीटली नहीं कर सकते हो, आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। यानी जब आप इन्वेस्ट करते हो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, यानी जिसमें अलग अलग एसेट्स का मिक्स होगा, डिफरेंट एसेट्स उसमें इंक्लूसिव होंगे,
स्टॉक्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे, कमोडिटीज होंगी, तो जो इन्वेस्टर है वो रिड्यूस कर सकता है इम्पैक्ट जो अनसिस्टमेटिक रिस्क का या जो आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क का जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि ये तो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक कह लो या फर्म स्पेसिफिक है, ठीक है। सो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हेल्प करती है कि जो आप रिस्क आपके एसोसिएटेड है विद इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, आप उसको ऑफसेट कर सकते हो बाय स्प्रेडिंग इट अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स। सिंपल वे में अगर आपके कोई रिस्क क्लास ऐसी है जो एक पर्टिकुलर या आप कह लो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के साथ एसोसिएटेड है, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो बाय स्प्रेडिंग ओवर अ डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स। यानी अगर आपकी एक इन्वेस्टमेंट अंडर परफॉर्म करेगी, उससे जो लॉसेस होंगे वो ऑफसेट हो सकते हैं, उनको मिनिमाइज किया जा सकता है दूसरी इन्वेस्टमेंट्स की पॉजिटिव परफॉर्मेंस में। मान के चलो सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू मानो, अगर आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 6 एसेट्स क्लासेस हैं, यानी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को 6 अलग अलग एसेट क्लासेस में बाइफर्केट किया हुआ है, उसको डिवाइड किया हुआ है, तो मान लो अगर 2 नेगेटिव रिजल्ट्स भी देंगे, यानी 2 आपके जो एसेट क्लासेस है वो अगर पुअर परफॉर्मेंस देंगे, उनसे आपके लॉसेस होंगे, तो उन लॉसेस को कहीं ना कहीं ऑफसेट किया जा सकता है। बाकी जो 4 एसेट्स है वो तो पॉजिटिव परफॉर्मेंस ही देंगे ना उनकी रिटर्न्स के साथ, ठीक है। सो ये होता है कि इन शॉर्ट इसका क्या फायदा निकलेगा कि जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब हम आके नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रॉब्लम्स दैट मार एन ऑप्टिमल इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो बाधा क्रिएट कर देती हैं जो आपकी ऑप्टिमल इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, उनमें ये पेपर में बहुत बार पूछा गया, इसको स्टडी करते हैं। देखो इसमें सबसे पहला आता है अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट। अब अगर इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है तो एक्सचेंज रेट तो इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि जब आप एक कंट्री को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उनके करेंसी रेट्स, करेंसी की वैल्यूएशंस डिफरेंट होती है, वो तो एक्सचेंज रेट तो कोई ना कोई इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा। सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इसके साथ रिलेटेड, यानी अगर आपकी जो एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स है वो अनफेवरेबल है, यानी जो ये प्रॉब्लम है ना, इसका मतलब ये हो कि जो ये इसमें वो रिस्क है जो एसोसिएटेड है विद फ्लक्चुएशंस इन करेंसी एक्सचेंज रेट, यानी जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आएंगी बेसिकली करेंसी एक्सचेंज रेट में, उसके साथ कोई ना कोई तो रिस्क एसोसिएटेड होगा। यानी ये प्रॉब्लम वो है जिसके साथ वो वाला मतलब करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है। यानी अगर एक्सचेंज रेट्स अनफेवरेबली मूव करते हैं तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है जो आपकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न मिल रही है। मतलब देखो कहने का मतलब क्या है, सपोज करो अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन करके आपने यूएसए में इन्वेस्टमेंट्स की हैं, मतलब आपको रिटर्न्स यूएसए से आनी है। अगर तो नॉर्मल एक्सचेंज रेट जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट किया वो चलता रहे, फिर तो आपको रिटर्न्स आपकी प्रेडिक्टेबल आपको अच्छी आएंगी। मान लो जब आपको रिटर्न्स आने लगे यूएस की करेंसी और यूएस की करेंसी डेप्रिशिएट कर दी, ठीक है, यानी यूएस की करेंसी कम हो गई, यानी आपको अब जो रिटर्न्स इंडिया में आएंगे वो कम आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने पैसा ज्यादा लगाया था। मान लो जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी, अगर हम अप्रोक्सीमेट फिगर्स लें तो तब आपके इंडियन रुपीज 70 रुपीज $1 के बराबर थे, मतलब आपको 70 रुपये देने पड़ रहे थे अगर आपने वहां पे $1 की इन्वेस्टमेंट करनी। अब उन्होंने अगर तो सेम रेट रहता तो अगर उस पे $1 पे आपको $1 की ही रिटर्न आती तो आपको आपके 70 रुपये वापस मिल जाते, ठीक है। अब मान लो आपने एक रिटर्न $1 की आ रही है, ठीक है, अगर नॉर्मल सिचुएशन चलती तो आपको 70 रुपये मिलने थे, अब वहां पे उनकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है, यानी अब सिर्फ 50 इंडियन रुपीस $1 को वहां में कन्वर्टेबल है। सो अब जब वहां से आपको $1 की रिटर्न आएंगे, अब सिर्फ आपको सेम रिटर्न है, सेम सब कुछ है, बस 50 रुपए रहेंगे। ये होते हैं अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रिक्शंस इन इंटरनेशनल मार्केट। ये प्रॉब्लम का मतलब हुआ है, इसमें ना अलग अलग बैरियर्स आ जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं और इनएफिशिएंसीज आ जाती है जो इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट करती है। देखो कोई भी ऐसे इंटरनेशनल मार्केट्स में जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई बैरियर ना हो, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही है, कोई ना कोई तो रिस्ट्रिक्शंस निकलेंगी, कोई ना कोई बैरियर्स तो निकलेंगे, इनएफिशिएंसीज तो एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। अब ये होती कैसी है, देखो रेगुलेटरी हर्डल्स हो सकते हैं, कोई कंट्री किसी कंट्री को नहीं अलाउ करेगी, उनकी रेगुलेशंस ज़्यादा होंगी,
ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है। अब जो ये फ्रिक्शंस है ना, ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग कर देती है, आप ऑप्टिमल इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाते। मतलब कहीं कहने का अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन नो डाउट आप कर लोगे, बट वो एक ऑप्टिमम लेवल पे नहीं होगी, यानी जितने रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करें तो उतने तो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझ गए। आगे आती है मैनिपुलेशन ऑफ सिक्योरिटी प्राइसेस, यानी अब ये प्रॉब्लम में क्या है, जो रिस्क है, यानी दिस प्रॉब्लम बेसिकली रेफर्स टू द रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट और मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज इन सिक्योरिटीज मार्केट। देखो, हर जहां आप कहीं भी चल जाओ, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस तो होंगी ही होंगी, ये चीज हम डिनाई नहीं कर सकते कॉमर्स में। अगर आप बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आप ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई गुड देख लो, कोई मार्केट देख लो, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, ऐसी कोई भी मार्केट नहीं है जहां पे फ्रॉडुलेंट या मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज नहीं हो रही। अब जो ये रिस्क है, ये फ्रॉडुलेंट और मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज स्टॉक सिक्योरिटीज मार्केट में जो हो रही है उसके कारण ये अराइज होता है। यानी ये यहाँ पे प्राइसेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट और डिफ्लेट किए जाते हैं। मतलब देखो, सिक्योरिटी मार्केट है, यानी वहां पे सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग होगी, नो डाउट, ये तो आपको पता है। अब आप अगर जानबूझ के मार्केट डायनामिक्स को एक साइड पे रख के सिक्योरिटीज के आर्टिफिशियली प्राइसेस को इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर रही हो, तो दैट इज अ नेगेटिव इंपैक्ट, उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सो ऐसी मैनिपुलेशन जो अंडरमाइन करती है, मतलब जो खास करके आपकी ऐसी मैनिपुलेशन है ना, ये आपको कोई फायदा नहीं देगी। मतलब अगर आप आर्टिफिशियली प्राइसेस को इन्फ्लेट डिफ्लेट कर रहे हो तो इसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसका क्या होगा, जो आपकी एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं, जो आप डाइवर्सिफिकेशन से पा सकते थे अगर आपने प्रॉपर ऑप्टिमल इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की हुई थी, वो अंडरमाइन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आपको कुछ खासा फायदा नहीं होता। नेक्स्ट आता है अनइक्वल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अब ये प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब इन्वेस्टर्स के पास अनइक्वल एक्सेस है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन का इंटरनेशनल मार्केट्स और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज को लेके। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, देखो, अगर आप सारे इंडिया के इन्वेस्टर्स उठा लो, अगर वो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, बहुत 50% से ऊपर ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिनको फॉरेन की मार्केट्स की प्रॉपर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं होगी, उनको बहुत ही चीजें पता ही नहीं होगी। इवन वो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग उनको बहुत चीजें क्लियर नहीं होंगी। सो उनके पास कहीं ना कहीं अनइक्वल एक्सेस होता है, तो ये चीज एक प्रॉब्लम को अराइज कर देता है। यानी अगर मैं इन शॉर्ट सिंपल वे में बताऊं तो जो ये इंफॉर्मेशन और सिमेट्री है ना, ये कहीं ना कहीं जो आपकी ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग उसको हिंडर कर देती है, उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देती है, हर्डल क्रिएट कर देती है, और इससे आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन आउटकम्स है वो सब ऑप्टिमल रह जाती है। मतलब जितने आपको बेनिफिट्स चाहिए थे वो तो बहुत दूर की बात, उससे भी कम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, सो ये थे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो मार करती हैं ऑप्टिमल इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन को। सो बेसिकली मैंने आपको अब ऑलमोस्ट रिस्क के रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें करा दी है। अब कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बची, एक पोर्टफोलियो अप्रोच बनी है इन्वेस्टिंग की, और एसेट सिक्योरिटाइजेशन और पोर्टफोलियो बेटर बचा है, इसको हम कल के सेशन में करेंगे। आज का सेशन अब छोटा सा, वैसे ये आज के दिन का सेकंड सेशन है, मैंने सोचा था कि आपको और कंप्लीट करा दूंगा बस, बट इतना ही करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। फिर मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। सो पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी में मिल जाएगी, क्विज भी मिल जाएगा, क्विज भी आपको मिल ही रहे हैं डेली, वो भी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे। सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, आपका ही बेनिफिट है, फ्री में ऑथेंटिक कंटेंट मिल रहा है। 101% है, आपका जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा अगर आप क्लासेस को अच्छे से देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो स्केड्यूल को, पीडीएफ्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, आप अपनी जो डेली क्विज़ेस मिल रहे हैं उनको सॉल्व कर रहे हो, और एट द लास्ट जब हमारा कोशिश है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक सिलेबस दोनों पेपर्स का कंप्लीट हो जाए, फिर प्रीवियस से क्वेश्चंस पेपर्स करेंगे, उनको भी अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो डैम श्योर आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से क्रैक हो जाएगा। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, कल मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।